Good morning, students. Today we will discuss about history, chapter number 1, how, when, and where. आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कैसे, कब और कहाँ, इस चैप्टर के बारे में प्रकाश डालेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि जो तारीखें होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तारीखें महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि प्राचीन काल में जो इतिहासकार थे वो एक समय था जब इतिहासकार हमेशा इन्हीं तारीखों में डूबे रहते थे। इतिहासकार का काम ही होता है कि वो अतीत में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करे, और जानकारियों को एकत्रित करने का मतलब है कि उसमें हमें तारीखें या डेट्स को भी मेंशन करना पड़ता है। कौन सी घटना किस काल में हुई, कब हुई, कौन सी इसकी तारीख थी, कौन सी डेट थी, कहाँ पर हुई और कैसे हुई, इन सभी की जानकारी इतिहासकार के माध्यम से स्टोर की जाती थी। क्योंकि इतिहासकार हमेशा वहाँ पर होने वाली घटनाएं, उनके आसपास का वातावरण, किन चीज़ों का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ। उदाहरण के रूप में यदि हम कहें कि आग का आविष्कार, सभी जानते हैं कि आज मानव हमेशा कच्चा भोजन करता था, मीट कच्चा खाता था, कच्चे फल फूल खाता था, फल वगैरह खाते थे, लेकिन धीरे धीरे पकाने का जो आज हम पका हुआ भोजन खाते हैं, इसका आग का आविष्कार कैसे हुआ। तो ये सब अतीत में इतिहासकारों के द्वारा पता किया गया कि इतिहास के अंदर कि आग का जलाना उन्होंने कैसे सीखा, इसका आविष्कार कैसे हुआ, किस कारण से हुआ और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो ये भी एक घटना थी जो हमारी पुरापाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ था। अग्नि का आविष्कार हुआ। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये भी आपका पहिए का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ जाकर के, और पहिए का आविष्कार होने से क्या क्या बेनिफिट्स हुए। आज हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसी पहिए के आविष्कार के कारण दूरियों को कम समय में अधिक सारी दूरी को तय कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आविष्कार हुए थे ये सब तारीखें ही बताते हैं। ये इतिहासकारों द्वारा एकत्रित की गई तारीखें ही होती हैं। दूसरा टॉपिक आता है विच डेट्स। अब आता है कि विच डेट, कौन सी तारीखें हैं। अब तारीखें कौन सी, तो उनमें कोई पैमाना नहीं होता है, कोई स्केल नहीं होता कि हम उसको कैसे मापा जाए। उसके लिए हमें सारी जानकारी रखनी पड़ती है कि कब हमारा कौन सी घटना हुई। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में यदि हम लें कि कौन सी तारीख है, तो मैं अपनी स्वयं की तारीख है, हमारा जन्म कब हुआ, कब हमारे स्कूल में एंट्री हुई, किस डेट को हमारे एग्जाम होने हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा जो बीत गया है, पिछली कक्षा होगा तो वो सब आपका कहाँ चला गया, क्या चला गया। तो वो तारीखें हैं, उन तारीखों से ही हमारे जो पुरानी सिचुएशन जिससे थी उसके बारे में पता चलता है। क्योंकि जो बहुत सारे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य के काल में प्रथम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स से। अब प्रथम वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के अंतिम जो वायसराय था लॉर्ड डलहौजी, वहाँ तक के बीच में बहुत सारे जनरल गवर्नर हुए। उनका क्या कार्यकाल रहा, कब उनको अपॉइंटमेंट किया गया, कब वो ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े हुए थे और हिंदुस्तान में उन्होंने क्या किया, किन किन घटनाओं उस टाइम घटी। तो ये सब क्या, ये तारीखें ही बताती हैं। उन होने वाली तारीखों से ही हमें पता चलता है कि कब क्या और कैसे हुई। अगला आता है हाउ टू बी पीरियडाइज, यानी हम अवधियाँ कैसे, यानी जो समय प्रणाली है उसको हम कैसे तय करते हैं, कैसे हम तय करते हैं उसको। तो तय करने का तरीका हमारा क्या होता है, क्योंकि विभिन्न जो आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री हुए या पॉलिटिशियन हुए, इन या आपके फिलोसफर्स हुए, इन्होंने कि उस खंड को जो डिवाइडेशन दिया गया था, हर चीज़ का क्लासिफिकेशन दिया जाता है। क्लासिफिकेशन किया उसको दिया गया था 3 पार्ट्स में किया गया था, जिसको एक 3 खंडों का समूह, जिसको नाम दिया गया था ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी एक या हिंदी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का इतिहास। भारत का कौन सा इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास के नाम से जाना गया था।
जिसमें उन्होंने 3 भागों में उसको बांटा था। फर्स्ट था आपका हिंदू, सेकंड था मुस्लिम और थर्ड था ब्रिटिश। यानी 3 को इन्होंने 3 भागों में उसको बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी 3 कालखंडों में इसको डिवाइडेशन किया गया। किसके लिए किया गया? ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो अलग अलग उनको पीरियडिक सिस्टम से अलग अलग किया जाता है, जहाँ पे को भी क्लास वाइज क्लास को भी डिस्ट्रीब्यूशन कर किए जाते हैं, सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वो किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, अलग अलग उनको कैसे हैंडलिंग करें, कौन किस ग्रुप में है। क्योंकि आगे बड़ी क्लासेस में आपका साइंस ग्रुप अलग होता है, आपका कॉमर्स ग्रुप अलग होता है, आर्ट ग्रुप अलग होता है, तो ये सब अलग अलग ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह से उन्होंने पूरे समाज को उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसमें अलग अलग, लेकिन कुछ के द्वारा इसको अलग अलग खंडों में भी किया गया था। इसके अलावा हटकर के इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने अलग उसमें किया था, जिसको आदिकाल के नाम से, या दूसरा मध्यकाल और आधुनिक काल, इसके हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था। आदिकाल जो बीत चुका, इसमें क्या क्या घटनाएं घटी वो हुआ, फिर मध्यकाल आया और प्रेजेंट टाइम जो आपका चल रहा वो आधुनिक काल है। तो इन कालों में भारतीय इतिहासकारों ने उसमें किया था, ब्रिटिश साम्राज्य ने किसमें किया था? इन 3 खंडों में उनको विभाजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका था व्हाट इज कॉलोनियल। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में कोई भी हिंदुस्तानी स्वतंत्र नहीं था, उसे कोई अधिकार नहीं था कि स्वयं किसी का डिसीजन ले सके और कोई भी कार्य कर सके। वो क्या था? एक इंडिपेंडेंट नहीं होता बल्कि डिपेंडेंट था, वो आश्रित था। इसलिए उस समय जो उनका साम्राज्य का जो संगठन हिसाब चल रहा था वो कॉलोनियल था, यानी औपनिवेशिक था। क्योंकि औपनिवेशिक क्या होता है सभी जानते हैं, जिस प्रकार से हमने हमारे देश के को जीता, क्योंकि उन्होंने यहाँ सिर्फ क्या करने आए थे, वो इस देश में व्यापार करने के लिए आए थे और भारतीयवासी नहीं जानते थे कि व्यापार करते करते धीरे धीरे उसको अपने एक बड़ा साम्राज्य बना लेंगे और यहाँ की सारी वस्तुओं का जो निर्यात होता था यहाँ से, उनको अपने यहाँ करके वहाँ से उनको वो निर्यात करते थे, सारा माल वहाँ से करते थे। तो इस तरह से औपनिवेशिक एक सामाजिक दृष्टिकोण को किया गया, जिसमें यहाँ की अर्थव्यवस्था समाज पर नियंत्रण भी स्थापित कर दिया उन्होंने। और इसके साथ एक देश पर दूसरे की दबदबा होता है, क्योंकि जब किसी भी देश का दबदबा होता है तो वहाँ की जनता उस पर बहुत ही सारे जो इतिहास का होता है उन युग को औपनिवेशिक युग कहा जाता है, क्योंकि दबाव था, आर्थिक दृष्टिकोण से भी था, सामाजिक दृष्टिकोण से भी था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ डू वी डू, हम कैसे जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। अब हमें ये कैसे पता चला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, शासन होते हैं, वो रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करते थे। क्योंकि रिकॉर्ड यदि मेंटेन, हम इतिहासकारों का वर्क या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का काम क्या होता है? रिकॉर्डों का। आप भी स्टूडेंट्स हैं, क्लास के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्कूल के बायोलॉजी में आपकी स्टोर है, रिकॉर्ड मेंटेन है, आपकी इमरजेंसी में सारी रिकॉर्ड्स हैं, हम वहाँ से ले सकते हैं और आप भी उनको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड्स बहुत ही आपके प्रीशियस रिकॉर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जिनको फ्यूचर्स में काम आता है। इसलिए हमें सारे रिकॉर्ड्स को आज हम लोग उनको बड़ी गंभीरता के साथ उनका पालन करते हैं, उनको स्टोर करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस द रिकॉर्ड्स, क्योंकि जो प्रशासन अभिलेख क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम तैयार करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, और इनके हमारे तैयार के लिए सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो गवर्नमेंट में रिकॉर्ड रूम्स होता है, कलेक्टेड में रिकॉर्ड रूम्स होता है, वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा अलग अलग। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन इस सब्जेक्ट क्यों किया जाता है भाई? एक कंट्री पूरा संचालन नहीं कर पाती है, अलग अलग स्टेट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, अलग अलग उनका वहाँ पर निर्माण किया जाता है। स्टेट्स पे उनको फिर क्या होता है? मंडल्स बनाए जाते हैं, मंडल्स के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका जो ब्लॉक सिस्टम होते हैं, फिर आपका विलेजेस होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं जो उनका संचालन करती हैं, उनका रखरखाव करते हैं। तो एक बड़ा प्रारूप तैयार हो जाता है।
क्योंकि अंग्रेजों ने यह मानना था कि तमाम जो अहम दस्तावेज हैं और पत्रों को संभाल कर रखना भी आवश्यक है। उन्होंने ये भी जाना था कि वो संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा हम आंकड़े कैसे तैयार करेंगे। आगे वीडियो में जाके जो आंकड़े में पता चलता है कितनी हमारी जनसंख्या है, तो इन आंकड़े में कहाँ से मिलते हैं, जब हम रिकॉर्ड्स को भविष्य के लिए स्टोर करके रखेंगे, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो चाहे पर्सनली तौर पर, उनको हमें अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि जो भी उनके मध्य में जो छपाई वगैरह प्रिंटिंग्स के द्वारा भी कुछ रिकॉर्डों को प्रिंट करके भी रखा गया। क्योंकि जो प्रिंटिंग जब 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर प्रिंट कर, पहले क्या होते थे, नसीब लिखी होती थी जो उनको हस्त कारीगर होते थे हाथ से लिख करके उसको लिखते थे। उसके बाद धीरे जब प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो गई तो प्रिंट के द्वारा उसको स्टोर किया जाने लगा। आज भी आपने देखा कि आपका पूरा संविधान का वो पूरा नेट पर लोड किया गया, तो कैसे किया गया, प्रिंटिंग के द्वारा प्रिंट करके उसको पूरा उसको लोड कर दिया गया। वैसे क्या था, रिकॉर्ड के रूप में उसको कहीं पर भी सरकारी दस्तावेज के साथ वो स्टोर था। नेक्स्ट आता है सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना। सर्वे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक हम सर्वे नहीं करेंगे, सर्वे करने पर ही हमें पता चलता है कि हमारे आसपास के माहौल में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और कौन सी चीज़ हमारे पैरंग एक स्केल से ऊपर जा रहा है, कौन सा लो है। आज हम समाज में या हम न्यूज़ के माध्यम से इन सभी चीज़ों को पता करते हैं। तो ये सारे सर्वे बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, एवरी स्टेट्स, कंट्री, सभी के लिए बहुत जरूरी होता है सर्वे करना। सर्वे एज अ चेकिंग मेथड। हम लोग भी क्लासेस में आप लोग की नोट को चेक करते हैं, क्योंकि चेकिंग माध्यम से भी हमको ये फाइंड आउट होता है कि हमारा वर्क वो जितना आपको दिया गया है सॉल्व करने के लिए वो सारा वर्क कंप्लीट है कि नहीं है। तो सर्वे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी आइटम्स रिलेटेड टू द टॉपिक्स। क्योंकि सर्वेक्षण का जो बढ़ता महत्व है वो बहुत ही महत्व है, और सर्वेक्षण के द्वारा ही हम बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाते हैं, चाहे वो हमारा बायोलॉजिकल हो या आर्कियोलॉजिकल हो। बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। पुरातत्व होते हैं। पुरातत्व का मतलब होता है जो पूर्व में घटना घटी है, जो हमें अवशेष मिलते हैं, उन अवशेष पर स्टूडेंट्स के माध्यम से हमें सर्वे करने में पता चलता है कि पुरापाषाण काल में लोग किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, उनका रहने का ढंग क्या था, रहन सहन क्या था, किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तो ये सब उसी के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट आपका चार्ट आता है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, यानी अधिकृत जो रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता है। जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जो अधिकृत होते हैं, ऑफिशियल सरकारी एजेंसी में क्या की चीज़ों का पता नहीं चलता है, क्योंकि विशाल भंडार में बहुत कुछ पता चल जाता है, परंतु इस बात का अंदाजा नहीं आ सकता कि ये सभी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। क्योंकि हम इससे कहते हैं कि ये सारे रिकॉर्ड्स हैं वो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरीके से अलग अलग रिव्यूज के माध्यम से उनको स्टोर किया गया है। और इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं यह देखकर में मिलता है कि जब हम उन रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं तो सारे स्रोत हैं, हमें कहाँ कहाँ किन किन सोर्सेज के माध्यम से हमारे जो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उनका प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग अन्य चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स आपका चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।